जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई थी, हमारे देश से 6000 किलोमीटर दूर एक देश ऐसा भी था जो अपने सर्वाइवल के लिए जंग लड़ रहा था। आई होप आपको पता होगा, जापान में उस दिन 155 भूकंप आए थे। कितने? 155 भूकंप, और एक भूकंप की तीव्रता 3 से लेकर 7.5 मैग्नीट्यूड की थी। कितने लोगों को याद है? और त्रासदी यहां पर ही नहीं थी, उसमें मरने वालों की संख्या 55 थी भूकंप में। बट ये त्रासदी किसी और देश में होती तो शायद ये संख्या कहीं ज्यादा होती। एग्री करते? यस। इस दुर्घटना, इस त्रासदी के बाद भगवान का प्रकोप यहीं पर नहीं रुका। उन भूकंप पीड़ितों के लिए जो रसद, जो सामग्री, जो फूड उनको पहुंचाया जाना था, उस जहाज से एक दूसरा जहाज टकराता है जिसमें 379 पैसेंजर्स थे, और 379 पैसेंजर्स में से सामने जो रसद लेके जा रहा था जहाज, उसमें 6 लोग थे, जिसमें 5 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए और 1 बच पाया। लेकिन जो 379 पैसेंजर्स थे उसमें एक भी नहीं मारा गया, उसमें एक भी नहीं मारा गया। हम जब बात कर रहे हैं 7.5 मैग्नीट्यूड भूकंप की, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 26,80,000 के आसपास का टन ऑफ TNT ये बराबर मैग्नीट्यूड होता है। तो यानी पूरा का पूरा 55 लोगों का मारा जाना भूकंप में, उसके बाद इतना बड़ा एक्सीडेंट होना जिसमें एयर 350 प्लेन था, उसमें एक भी नहीं मारा गया। आखिर में क्या सीखना चाहिए? 3 मेजर लेसन सिखा के गया इस एपिसोड। पहला, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, दूसरा मॉक ड्रिल, और तीसरा स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कल्चर। स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कल्चर। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने मधुर से ना ऑलरेडी मेरे बारे में एक्सप्लेन किया जा चुका है। इस फोटो को कितने लोग पहचानते हैं? मेढक सारे लोग जानते हैं वैसे। बिल्कुल, मेढक की एक बड़ी अच्छी खास बात होती है कि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेता है। जब आप एक पानी के टब में, एक बाउल में, फ्राई पैन में मेढक को छोड़ते हैं, पानी धीरे धीरे गर्म करना स्टार्ट करते हैं, तो मेढक क्या करता है? अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, चेंज करता है, एडजस्ट करता है। थोड़ा सा पानी और गर्म किया, थोड़ा सा और एडजस्ट किया, थोड़ा और गर्म किया, थोड़ा और एडजस्ट किया। एक टाइम यह आता है कि जब पानी उबलने लगता है, तब मेढक के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वहां से जंप कर पाए। मेढक को किसने मारा? गर्म पानी में। हम बात करेंगे दोबारा से। हम सुबह से बात कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर के लिए, तो बहुत छोटे से शब्दों में बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर वो सब चीज है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें और मेजर कर सकें। आप कैसे बैठे हैं, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे खाते हैं, आप कैसे बात करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये सब बिहेवियर है। मतलब बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं और मेजर कर पा रहे हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? मैनेज भी कर सकते हैं। यानी कि बिहेवियर को मैनेज किया जा सकता है। एग्री और नॉट? बहुत सारे लोग बात करते हैं बिहेवियर में निगेटिव और पॉजिटिव, कि भाई इसका बिहेवियर बहुत निगेटिव है, करते हैं ना? बट मेरी ओपिनियन में बिहेवियर में कुछ भी निगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या होता है फिर? होता है डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है कि भाई आज किसी नए बंदे को मैंने रिक्रूट किया, उसका कल्चर रूरल है, रूरल बैकग्राउंड से आता है, छत पे चढ़ने के लिए उसको सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो दिन में 20 बार आम की पेड़ पे चढ़ा होता है। आप बोलते हैं बल्ब चेंज करके आना है, खंभे पे चढ़ जाता है, ऐसे ही बल्ब चेंज करके आ जाता है। क्या उसने गलत किया? उसका बिहेवियर नहीं गलत नहीं किया, लेकिन उस रेस्पेक्ट में, उस परिप्रेक्ष्य में वो अनडिजायरेबल है। तो डिजायरेबल क्या है?
डिजायरेबल है कि वहां पर स्कैफोल्डिंग होना चाहिए, ए टाइप लैडर होना चाहिए, जीनी होनी चाहिए, मल्टी सीजर होना चाहिए, सेफ्टी वर्क परमिट होना चाहिए, पीपीज होने चाहिए, तब जाके वो बल्ब चेंज करके आए। और एग्जाम्पल सिमिलर बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि एक मेरा साउथ का भाई आके होटल ताज में मुंबई में जाके केले के पत्ते पे जमीन पे बैठ के खाना खाएगा तो क्या वो डिजायरेबल बिहेवियर है? क्या उसका बिहेवियर गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में वो डिजायरेबल नहीं है। तो फिर डिजायरेबल क्या होगा? डिजायरेबल होगा हम अपने प्लांट के लिए बात करें, सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स होंगे, रूल होंगे, प्रोसीजर होंगे, उनको फॉलो करने वाला बिहेवियर जो होगा वो डिजायरेबल बिहेवियर होगा। करेक्ट? एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड इज अ स्टेट ऑफ माइंड। दिमाग में क्या चल रहा है, ये एटीट्यूड है। हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा है, यार लंच खा के आए हैं, करके आए हैं, नींद आ रही है और ये लोग पका रहे हैं। ये स्टेट ऑफ माइंड है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो ना तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ना मेजर कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई एटीट्यूड को ऑब्जर्व नहीं किया सकता, मेजर नहीं किया जा सकता, बट एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। कैसे? बिहेवियर के थ्रू। वापस सुबह से हम लोग बात कर रहे हैं कल्चर की। कल्चर जो बिहेवियर है हमारा, उससे हमारा एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होता है। एटीट्यूड में हम चेंज लाते हैं और एक साथ सारे लोगों का एटीट्यूड जब मिलता है तब क्या होता है? कल्चर चेंज होता है। एग्री और नॉट? किसी एक आदमी से कल्चर चेंज नहीं होता कि सेफ्टी ऑफिसर आके कल्चर का पाठ पढ़ा के चला गया, कल्चर चेंज हो गया। तो कल्चर क्या है? बेसिकली कम्युनिटी रिफ्लेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का, कि सारे लोग मिलकर कैसे बिहेव करते हैं, ये कल्चर। सेफ्टी कल्चर क्या है? सारे लोग मिलकर कैसे बिहेव करते हैं। अच्छा, एक गैप क्या होता है मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग में, समझ में? कैटरपिलर ने एक रिसर्च की थी, उसमें लगभग 1.5 लाख सैंपल इकट्ठे किए गए। उस रिसर्च का आउटकम क्या था कि 96% लीडर सेफ्टी को एनकरेज करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि फॉलो करते हैं, मैंने ये नहीं कहा लीडरशिप रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, मैंने ये बोला एनकरेज करते हैं। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या है? 51% समटाइम्स रिस्क को ओवरलुक करते हैं। 51% लोगों ने क्या कहा कि कभी कभी रिस्क को हम ओवरलुक करते हैं। क्यों करते हैं? कई बार क्वालिटी का इश्यू होता है, कई बार प्रोडक्शन का इश्यू होता है, कई बार टारगेट का इश्यू होता है। और 24% लोगों ने क्या कहा कि हमें कई बार अनसेफ करने के लिए फोर्स किया जाता है। मेरी स्टडी नहीं है, कैटरपिलर ने की, गूगल करने में आप लोग देख सकते हैं। सो अगेन अल्टीमेटली कल्चर की रिक्वायरमेंट क्यों है? कल्चर पे इंपॉर्टेंस इतनी क्यों दी जा रही है? प्रूवन थ्योरी। प्रूवन थ्योरी क्या है? यूरोपियन प्रोसेस सेफ्टी सेंटर ने एक ये फिगर जो आप देख रहे हैं पब्लिश किया था। यदि मैं किसी क्वाड्रेंट को 4 पार्ट में डिवाइड करूं, उसका एक पार्ट प्लांट एंड प्यूपल, प्लांट प्यूपल एंड प्रोसीजर, तो 3 पार्ट ये होंगे। तो चौथा पार्ट क्या है? एक्सीडेंट। हमने प्लांट के लिए बहुत अच्छे इक्विपमेंट ले लिए, हमने सिल लगा दिया, रोपा लगा दिया, जॉब कर दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद हमने अच्छे प्रोसीजर बना लिए, स्कोप खत्म। अब स्कोप कहाँ बचा? केवल और केवल प्यूपिल पे, लोगों पे, क्योंकि जितना हम इसको एक्सपेंड करेंगे उतना हमारा कल्चर स्ट्रांग होगा और एक्सीडेंट रिड्यूस होगा, कम होंगे। अल्टीमेटली कल्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पीबीएस क्यों फेल हो जाता है? कुछ पॉइंट्स देखते हैं क्यों फेल होता है। क्योंकि हम देखते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। ऐसा होता है नहीं होता है? आपका एचओडी कहीं से जा रहा हो और देख रहा हो कि वेल्डिंग हो रही है, आपने बिना चश्मा लगाए काम कर रहा है, तो क्या हुआ? उसने देखा बट फील नहीं किया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, आगे हम बात करेंगे। हम सुनते हैं लेकिन महसूस नहीं करते हैं, पेन एरिया महसूस नहीं करते हैं। हमें उस लेवल पे जाके सोचना पड़ेगा जो मेरा शॉप फ्लोर पे जो बंदा काम कर रहा है उसके क्या पेन एरिया है। हम छूते हैं, टच करते हैं, लेकिन अगेन महसूस नहीं करते हैं। करेक्ट? सो अल्टीमेटली बिहेवियर फेल क्यों होता है? केवल पॉइंट दूंगा। बिहेवियर को कल्चर ट्रांसफॉर्म करने में क्यों फेल होता है बिहेवियर? पहला पॉइंट है सेफ्टी इज नॉट प्रायोरिटी। जैसे अभी हमने पिछली रिसर्च के पेपर देखा, कई बार क्या होता है कि सेफ्टी ओवरलुक की जाती है। करेक्ट? दूसरा पॉइंट क्या है? सेफ्टी को सेम वे में मैनेज नहीं करते हैं। कस्टमर कंप्लेंट आई, सारे लोग लग जाते हैं क्यूए की तरफ से कि भाई इसमें क्यों ये मिट्टी गई, क्यों ये पार्टिकल गया, क्यों ये हमारी कस्टमर कंप्लेंट आई, जो भी हो, बट सेफ्टी को उस तरीके से मैनेज नहीं किया जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे सीटीसी,
कॉस्ट टू कंपनी, अरे ये वो नहीं है जो हम लोगों को मिलती है। ये है एक्सीडेंट का कॉस्ट कितना है। यदि आप अपने किसी भी प्लांट में किसी भी एचओडी से किसी भी सीनियर लेवल से पूछ के देखेंगे कि इस एक्सीडेंट में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट का कॉस्ट इम्प्लीकेशन कंपनी में कितना है, तो आई होप वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एक एक्सीडेंट का कॉस्ट 11 to 30 टाइम्स होता है। यदि आपको किसी एक्सीडेंट का कॉस्ट 1000 रुपये पड़ रहा है, उसका डायरेक्ट कॉस्ट टोटल कॉस्ट मिला के 30,000 रुपये कंपनी को पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है सोचिएगा, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, हिडन कॉस्ट, लाइजनिंग कॉस्ट, सब कुछ मिला के। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अकाउंटेबिलिटी, नो अकाउंटेबिलिटी नो सेफ्टी। यदि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मेरे प्लांट में कोई भी काम हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, अभी हम सारी बात करते हैं बीबीएस में, अच्छी बात करते हैं बिहेवियर, है ना, अप्रिशिएशन, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जिस प्लांट में अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, उस प्लांट में सेफ्टी कल्चर आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। और मोस्ट ऑफ द टाइम एक चीज मैं और बोलता हूँ कई बार, यदि आप प्लांट में सेफ्टी कल्चर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सीधा बॉटलनेक, और बॉटलनेक कहां पे होती है? ऑलवेज ऑन टॉप, करेक्ट, एग्री? सो अल्टीमेटली बीबीएस से हम धीरे धीरे सेफ्टी कल्चर की ओर मोल्ड कर रहे हैं। तो बिहेवियर क्यों इंपॉर्टेंट है, फीडबैक क्यों इंपॉर्टेंट है बीबीएस में फीडबैक क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपका या आपकी टीम का, आपके एचओडी का नो गो क्राइटेरिया क्या है। कहीं पर आप खड़े होके इतना एम्पावर्ड है कि आप बोल सकते हैं कि भाई ये अनसेफ है, मैं नहीं करूंगा, वो आपका नो गो क्राइटेरिया होगा। वो कहीं ना कहीं हमें पूरे इस कल्चर में लाना पड़ेगा कि भाई दिस इज एनफ, मैं अनसेफ नहीं करूंगा, ना करूंगा, ना करने दूंगा अपने प्लांट में। दूसरा, चैलेंज अनसेफ बिहेवियर इमीडिएटली एंड कंसिस्टेंटली। अनसेफ बिहेवियर कोई भी कर रहा है, प्लीज रोको और टोको, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। चैलेंज करो कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तो सही कर रहा है, सही कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करो। जितना सून सर्टेन और पॉजिटिव, जितना जल्दी करेंगे उसका रिजल्ट सर्टेनली आएगा और पॉजिटिव आएगा। देन नेवर टर्न अ ब्लाइंड आई। जैसे अभी मैं बात कर रहा था, कोई एचओडी प्लांट में जा रहा है और वेल्डिंग हो रही है, अनसेफ एक्ट कर रहा है, आदमी चश्मा नहीं लगाया है या हाइट पे जा रहा है, बेल्ट नहीं पहनते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप चुपचाप यदि वहां से निकल गए तो वह अप्रिशिएशन होगा और वो आदमी हमेशा नेगेटिव ही करेगा। आप उसे रोको टोको, कभी भी अच्छा कर रहा है अप्रिशिएट करो, और गलत कर रहा है तो रोको। अगेन, नो न्यूज इज बैड न्यूज, गुड न्यूज इज नो न्यूज, नो न्यूज इज बैड न्यूज, एंड और क्या है? गुड न्यूज इज नो न्यूज, नो न्यूज इज बैड न्यूज। इसका मतलब समझ, बैड न्यूज इज गुड न्यूज। तो बैड न्यूज इज गुड न्यूज क्यों है? डिमांड करो गलत सुनने के लिए। गलत मतलब, कभी भी गलत सुनने का मतलब मेरा है अनसेफ एक्ट है, अनसेफ कंडीशन यदि कोई कर रहा है वो आपके लिए बैड न्यूज है ना। तो उसको जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप सुधारोगे कैसे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप सुनो, आपके पास आना चाहिए। यदि बैड न्यूज नहीं आ रही है तो इसका मतलब कहीं दिक्कत है आपके बिहेवियर, आपको सुधारना पड़ेगा। लोग आपसे आके बोले, बात करें कि भाई यहाँ प्रॉब्लम है। और पांचवा पॉइंट क्या है? नेवर शूट द मैसेंजर। मेरे पास आके किसी ने बोला कि भाई ये गलत हो रहा है, तो उसी को शूट कर दो। सो एबीसी मॉडल, आप लोगों ने बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी में एबीसी मॉडल सुना होगा, एंटीसीडेंट, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस। एंटीसीडेंट्स का मतलब है ट्रिगर बिहेवियर, कि आपके बिहेवियर को ट्रिगर करेगा। बहुत सारी चीजें, डिस्प्ले है, आपने देखा जब आप कहीं रोड पे जाते हैं उस पर लिखा होता है 80 की स्पीड, जैसे ही आप डिस्प्ले मिरर में देखते हैं कि 80 आ रही है, आपकी स्पीड कंट्रोल हो जाती है। तो क्या है? एंटीसीडेंट्स। कहीं पर आपने एक कैनोपी लगाया हुआ है, बोला हुआ है क्या यहाँ पर वेट 4 है, आगे नहीं जाना, कॉशन लगाया हुआ है, कॉशन साइन, वो क्या है? ट्रिगर बिहेवियर है, करेक्ट। लेकिन अल्टीमेटली बिहेवियर का आउटकम क्या है? बिहेवियर का आउटकम है कॉन्सिक्वेंस, और बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंस। आपका बिहेवियर कैसे चेंज होता है? आप देखते हैं सामने पुलिस वाला खड़ा है, हेलमेट लगा लेते हैं, उधर से नहीं जाते हैं, आपका बिहेवियर चेंज हुआ क्योंकि आपको पता चला कि मेरा कॉन्सिक्वेंस ये होने वाला है। तो लोगों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि कॉन्सिक्वेंस क्या है, आपके इस गलत काम का रिजल्ट क्या आएगा।
और यदि आएगा तो कितना नेगेटिव होगा। बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंस। अच्छा, अभी तक हमने सब बात की बिहेवियर की। बिहेवियर को कल्चर में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करने से पहले हमें कल्चर को असेस करना पड़ेगा कि हम किस कल्चर में, हम क्या कर रहे हैं। और असेस करने के लिए टूल क्या है आपके पास? आपके पास टूल है अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन और नियरनेस। किस प्लांट में ज्यादा हो रहे हैं, किस प्लांट में पीपीज के हो रहे हैं, किस प्लांट में मेरे एसओपी वायलेशंस हो रहे हैं। ये क्या है? असेसमेंट। देन उसके बाद लास्ट एक्सीडेंट्स, पिछले 3 साल के एक्सीडेंट्स का आप एनालिसिस कर लीजिए, आपको पिटफॉल मिल जाएंगे। कहां पर दिक्कत है, किस प्लांट में ज्यादा हो रहे हैं और किस तरीके के एक्सीडेंट हुए हैं, उनका कापा एनालाइज कर लीजिए कि उनका क्लोजर हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन कितना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर रिफ्लेक्ट करता है उस कंपनी में एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन कितना है सेफ्टी में। करेक्ट। देन हम कहाँ हैं, अब हमने कल्चर को असेस कर लिया, अब हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर हैं। और इसके लिए कौन सा टूल है? ब्रैडले कर्व। ब्रैडले कर्व पे मैं आगे और दिखाता हूँ आपको। हम कहाँ पर हैं, देन हम डिसाइड करेंगे हमें कहाँ जाना है। हम कहाँ जाना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपना SWOT एनालिसिस करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। भाई हमने ये सब कर लिया, असेस कर लिया, कल्चर असेस कर लिया, हम कहाँ पर हैं, हमने अब SWOT एनालिसिस किया। और SWOT एनालिसिस के बाद क्या करना पड़ेगा? टाइम बाउंड एक्शन। करेक्ट। तो बिहेवियर में हम सुबह से बात कर रहे हैं। AI टूल की हमने बात की थी बीच में भी, सुबह बीच में अभी भी की थी। AI टूल बहुत अच्छा है ऑब्जर्व करने के लिए कि कहां पर लैप्सेस हो रहे हैं, बट उसमें BBS का आधा पार्ट मिसिंग है। क्या मिसिंग है? ह्यूमन फीलिंग मिसिंग है। बट BBS जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं केयर की, हम आपकी केयर कर रहे हैं। AI टूल बहुत अच्छी चीज है, हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए पैरेलली, उसके साथ में केयर वर्ड लेके भी चलना पड़ेगा। BBS तभी सक्सेस होता है। सो की टू सक्सेस क्या है बिहेवियर के लिए? अकाउंटेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, कोलैबोरेशन। ये ब्रैडले कर्व, हम कहां पर हैं? पहली स्टेज 0 इम्पॉसिबल, दूसरी स्टेज 0 डिफिकल्ट, तीसरी स्टेज 0 अटेनेबल, चौथी स्टेज 0 सस्टेनेबल। तो हम कहां पर हैं आप लोग अपने आप जज कर सकते हैं। बट इसके बाद इसका ग्रोथ से क्या लिंक है? हम BBS करेंगे, उससे कंपनी की ग्रोथ में क्या इंपैक्ट आएगा? आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो नंबर ऑफ इंसिडेंट, नंबर ऑफ इंजरी बहुत ज्यादा है, और राइट साइड में देखेंगे तो नंबर ऑफ इंजरी कम है और बिजनेस वैल्यूज बढ़ गई है। ये ग्रोथ कर्व के साथ आपका ब्रैडले कर्व है। सो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड इस पूरे सेशन की, एक नया बंदा ज्वाइन करता है, उसकी पोजीशन होती है अननोइंगली अनसेफ, क्योंकि वो मेरी कंपनी में नया आया है, उसको मेरे कल्चर का पता नहीं है, मेरे पॉलिसीज का पता नहीं है, मेरी SOPs का पता नहीं है। सेम वैसे ही है, एक आदमी रूरल बैकग्राउंड से सिटी में आया, दिल्ली में आया, वडोदरा में आया, और उसको धड़ाधड़ चालान कटने लगे। क्यों? क्योंकि वो उसको पता नहीं क्या कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है, इसलिए वो अनसेफ है। दूसरा पोजीशन क्या आएगा? नोइंगली अनसेफ, कि भाई उसको अब पता हो गया है लेकिन फिर भी वो अनसेफ कमिट कर रहा है। अब किससे किस पे आना है हम बात करेंगे। A से B आने की कंडीशन क्या है? ये पूरी की पूरी अनडिजायरेबल है। डिजायरेबल क्या है? डिजायरेबल कंडीशन है हमें C पे आना, जिसमें नोइंगली सेफ, भाई मुझे सब कुछ समझ में आता है क्या सेफ है क्या अनसेफ है, और मैं सेफ कर भी रहा हूं। लेकिन स्टोरी यहाँ एंड नहीं होती है। एंड कहाँ होगी? जब हम B वाली कंडीशन पाएंगे जिसमें होगा अननोइंगली सेफ। यदि मैं रात को 2 बजे भी उठूंगा, मुझे प्लांट जाने को बोला जाए, तो मैं पहले अपना हेलमेट, चश्मा और गियर कर लेती हूँ, सेफ्टी शू में। करेक्ट। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे A अननोइंगली अनसेफ से आना है B पे। क्या कर लेंगे? क्या कॉमन है अननोइंगली से नोइंगली? यानी आप यहाँ क्या काम करेगा? यहाँ जो काम करेगा वो है ट्रेनिंग, अवेयरनेस, कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन। करेक्ट। कोई और चीज है काम करेगी? अब आपको B से C पे आना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि एक आदमी को पता सब कुछ है फिर भी वो अनसेफ कर रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए? पता सब कुछ है फिर भी सेफ करे। तो यहाँ पे आपका केवल और केवल R&R और PDM, ये 2 चीज ही काम करती है। सेफ्टी में सभी लोग बोलते हैं कि R&R ही करना चाहिए, रिवार्ड ही करना चाहिए, लेकिन मेरा थोड़ा सा मानना डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि मुझे कहीं ना कहीं PDM यानी कि प्रोग्रेसिव डिसिप्लिनरी मैट्रिक्स भी बनानी चाहिए कि कोई आदमी बिल्कुल वायलेशन ना कर सके मेरे पास।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि सी से बी पर आना, यदि आदमी डिमोटिवेट हुआ तो सी से बी पे आने का उसे जल्दी चलेगी। अगेन सी से डी पे आने का कुछ नहीं करना है, आपको केवल मॉनिटर करना है। क्या मॉनिटर करना है? कि वो आदमी सही से काम करे, करेक्ट, फॉलो अप करना है, उसका अप्रिशिएशन देना है। अगेन लास्ट क्वेश्चन, हु किल्ड द फ्रॉग? उसके खुद का एटीट्यूड है, उसके खुद के बिहेवियर में, करेक्ट। मैं आप सबको लास्ट में एक इमेज के साथ छोड़ रहा हूँ।